हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 15 कंप्लीट करने के बाद ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। और इस ऑक्सीजन फैमिली को बाबू चाल्कोजेंस कहा जाता है, क्योंकि ये अयस्क का निर्माण करते हैं। माने कि जो ग्रुप 16 के जो तत्व है ऑक्सीजन सल्फर जो है ये धातु के साथ कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से उसको धातु के अयस्क कहा जाता है। जैसे कॉपर पाइराइड्स CuFeS2 जो कि सल्फर है, ठीक है ना। इसी प्रकार बॉक्साइट की बात करें तो Al2O3 जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड है ना। हेमेटाइट Fe2O3 जिसमें ऑक्सीजन है। मतलब कि इस ग्रुप के जो नॉन मेटल है जैसे ऑक्सीजन सल्फर, ये धातु के कॉम्बिनेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको उस कंपाउंड को धातु के अयस्क कहा जाता है। और इसलिए ये इसको चाल्कोजेंस कहा जाता है, क्योंकि ये अयस्क का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 16 के तत्वों को चाल्कोजेंस कहा जाता है क्यों, तो इसको कैसे आंसर दीजिएगा बाबू कि ग्रुप 16 या ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों को चाल्कोजेंस कहा जाता है क्योंकि ये अयस्क का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट है कि इस ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम बेरिलियम और पोलोनियम है। तो इसमें से दो फर्स्ट जो ऑक्सीजन सल्फर है अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। सेलेनियम बेरिलियम मेटल वैट्स होता है, माने कि धातु होता है। और पोलोनियम क्या होता है, मेटल होता है, धातु होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह बाबू देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन 8 है, इसका विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 2p4 होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा n अगर इसको माने तो ns2 np4 होता है, ठीक है ना। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ns2 np4। अब इसमें ध्यान से देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 4 और 2 6 होगा, और जनरल वैलेंस इसका कितना होगा भाई, 2 होगा, है ना। अब इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो वो परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि सेलों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अगला है बाबू मेरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बाबू, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के द्वारा बाहरी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माने इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा पूरे ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, प्रेम करने वाला, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला क्लोरीन का होता है। इसलिए पूरे ज्ञात तत्व में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन का होता है। ध्यान रहे क्लोरीन Cl, ठीक है। अब देखो जनरल चीज हम लोग जानते हैं कि जब वर्ग ऊपर से नीचे आया जाता है तो बाबू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये सेकेंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड के हैं सल्फर। ये ऑर्डर जो है करेक्ट ऑर्डर नहीं है, यहाँ गड़बड़ है। कि थर्ड पीरियड के जो होते हैं, सेकेंड पीरियड के जो होते हैं, तो थर्ड पीरियड वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता सेकेंड पीरियड वाला से ज्यादा होता है पी वाला के में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका कारण क्या है, क्योंकि सेकेंड पीरियड के तत्व का साइज बहुत छोटा होता है और थर्ड पीरियड का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनमें ना छोटा स्मॉल साइज के सेकेंड पीरियड के तत्व जो है उनका साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जितना कि थर्ड पीरियड बड़े वाले एलिमेंट के द्वारा बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सल्फर का हो जाएगा और सबसे कम क्या हो जाएगा, पोलोनियम का हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें ज्यादा रिपल्सन है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये नहीं खींच पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। अब इसका रीजन एकदम साफ साफ है कि इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन, क्राउडिंग ऑफ ऑक्सीजन इनकाउंटर्स मोर रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा रिपल्सन होता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के नेचर है। अच्छा अगला स्लाइड देखिए। अब देखिए ये चीज हम लोग समझ गए कि इसके मेटालिक कैरेक्टर जो होता है ये सब स्पष्ट कर दिया गया है। पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव, जो पोलोनियम PO है रेडियो सक्रिय तत्व होता है। एलोट्रॉप की बात करें तो जितना भी है ना ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉप, ये सभी तत्व जो हैं ग्रुप 16 के सभी तत्व अपरूप प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। माने ऊपर से नीचे आएंगे तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा,
ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि बाबू ऑक्सीजन और सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस में होता है क्यों, ठीक है ना, मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लार्ज डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो बाबू यहाँ पर एटॉमिक नंबर ज्यादा है सल्फर का, इसलिए सल्फर का क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ठीक है ना। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल O2 के रूप में, है ना, वेयर ए सल्फर एग्जिस्ट एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल माने SA। तो तुम्हारा जो ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन के फिजिकल स्टेट जो होता है O2 होता है, और सल्फर का फिजिकल स्टेट जो होता है S8 होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है। अब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अच्छा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। यही मेन कारण है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर होता है क्यों। तो बाबू ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में अधिक अंतर होता है क्योंकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर ऑक्टा एटॉमिक S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। अतः ऑक्सीजन तथा सल्फर के मध्य मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। चलिए अगला इसका है बाबू मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं -2, +2, 4 और 6, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। लेकिन यही अगर प्लस में आए तो वो स्टेबिलिटी ऑफ +4 और +2 की ऑक्सीडेशन है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन -2 की क्या होती है, घटती है। तो यही बात लिखा गया, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, है ना। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, इट सो मेनली -2। जो ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन को हटा दिया जाए तो पूरे ज्ञात तत्वों में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन का होगा अगर फ्लोरीन को हटा दिया जाए। तो ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन को किसी भी एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में पाया जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कंसीडर किया जाएगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन के लिए गए हैं कंपाउंड OF2 +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, O2F2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक होता है पर ऑक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है, ऐसे ऑक्सीजन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी किसी के साथ रहे, फ्लोरीन के छोड़ के बाकी किसी के साथ भी रहे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही लिया जाएगा या होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब यही चीज है स्टेबिलिटी जो समझाया है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एज वी डाउन द ग्रुप, माने वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। अगला स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एज वी डाउन द ग्रुप, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है, लेकिन +6 का स्टेबिलिटी घटता है, +4 का बढ़ता है। अगला है +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्राइमरीली कन्वेंट, मतलब ये जो एग्जिस्ट करते हैं +4 और +6 में ही ज्यादा पाए जाते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या है, स्मॉल साइज, है ना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ O2 के असामान्य गुण। अगला क्या है टॉपिक, O2 के असामान्य गुण। जैसे हम लोग नाइट्रोजन के असामान्य गुण पढ़े थे, स्मॉल साइज से वही चीज है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ भी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, उसमें भी अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल था। तो छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन के असामान्य गुण है, ऑप्शन में दे देगा छोटा आकार, ऑप्शन बी में दे देगा उच्च विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन सी में दे देगा d ऑर्बिटल की कमी, ऑप्शन डी में देगा इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे कि ऑक्सीजन जो है अधिकतम वायलेंसी आपका बाबू, अधिकतम वायलेंसी 2 होता है, लेकिन उसके पास 2 लोन पेयर होने की वजह से वह अपने वायलेंसी को एक्सपांड कर पाता है, अपने वायलेंसी को बढ़ा सकता है।
डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से अपने वैलेंसी को नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन लोन पेयर की वजह से डोनेट करके ये अपने संयोजकता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर सल्फर लिया जाए, सल्फर ले लीजिए आप, या इसके नीचे सेलेनियम ले लीजिए, तो ये अपने वैलेंसी को बढ़ा देते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल पाया जाता है ना। अगला केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, अगला केमिकल रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो बाबू जब ये मतलब ग्रुप 16 के तत्व और ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं ना, तो निम्न प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि आप देखिए H2O, H2S है ना, तो ये बनाए हैं। अब देखिए ऊपर से जब नीचे आएंगे ना, तो ये बॉन्ड लेंथ व लंबाई बढ़ रहा है। देखिए बॉन्ड लेंथ लंबाई क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कमजोर होगा, जल्दी टूट जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आसानी से टूट जाएगा, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा, कम ऊर्जा में ये टूट जाएगा। ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर ध्यान रहे, लेंथ इसका क्या होता है, बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, जिसकी वजह से बाबू ये कमजोर हो जाएगा, कम एनर्जी माने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हुआ कि बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को क्या कहा जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। अब इसमें आगे हम लोग जैसे ग्रुप 16 में 15 में पढ़े थे, एकदम सेम कुछ वैसा ही है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा भाई, घटेगा। ठीक है ना। स्टिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। स्टिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ईबी क्या होगा आपका, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है ना। हाँ, रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रहे, स्टेबिलिटी घटेगा, स्टिक नेचर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए अगला नोट है, ऑल हाइड्राइड्स पोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट H2। मतलब इस ग्रुप में H2O को छोड़कर बाकी सभी अपचय के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, केवल H2O को छोड़कर। अब देखिए बॉन्ड एंगल की बात करें तो जाहिर सी बात हम लोग जानते हैं, ऊपर से नीचे आने पर माने H2O से H2TE की तरफ आ रहे हैं हम लोग, मतलब हाँ आ रहे हैं, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल तुम्हारा क्या होगा, घटेगा। देखो H2O में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री और नीचे आ रहा है तो सीधे 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आने पर जनरल बात जैसे नाइट्रोजन के लिए पड़े थे वैसा ही है ना। चलिए आगे। अब देखिए अगला भाई, अगला इसका है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये EO2 और EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे O3 SO2 ये गैस होते हैं, SeO2 सॉलिड और गैस दोनों अवस्था में एग्जिस्ट करता है। और भी ले सकते हैं SO2 और SO3 दोनों गैस होता है, दोनों क्या होता है, गैस होता है। तो देखिए ये इसका टाइप क्या है, EO2 और इसका टाइप क्या है, EO3, और इसी प्रकार के ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए गैस में अगर SeO2 है, गैस में है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और यहीं की सॉलिड फेज में है SeO2 तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। इसको आप कर सकते हो आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एसिडिटी ऑफ डाइक्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। बाबू अभी हम लोग पढ़े कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, H2SE नहीं, ये नहीं होगा, ए होगा। H2S से एक के बाद H2TE की तरफ जा रहे हैं तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अभी अभी पढ़े कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीयता एसिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which is the correct thermal stability। बाबू ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो आप बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी H2O का होगा, सबसे कम स्टेबिलिटी H2PO का होगा, है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो ये स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है, माने H2O का ज्यादा होगा और इसका H2TE का PO का क्या होगा, कम होगा। अगला देखिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप 15 में हम लोग कर लिए कि H2 द्रव होता है जबकि H2S गैस। तो H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है,
जबकि H2S में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि H2 द्रव होता है और H2S गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाई H2 इज ए लिक्विड एंड H2S इज ए गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O व्हिच इज अब्सेंस इन H2S, जो कि इसमें H2S में क्या होता है, अब्सेंस होता है। यही कारण है, मेन कारण है जिसकी वजह से H2 द्रव होता है और H2S गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्लासेज में। अगला देखिए रिएक्शन विथ हैलोजन। देखो भाई, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं ना, तो देखिए निम्न प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। EX6, EX4 और EX2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। और स्टेबिलिटी की बात करें तो फुलरीन मतलब फुलराइड वाला कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ये ऑर्डर है। अब एक हेक्सा हैलाइड में, हेक्सा हैलाइड में जो फुलरीन है वो ज्यादा एग्जिस्ट करता है। तो हेक्सा हैलाइड ओनली फुलरीन फॉर्म हेक्सा हैलाइड। हेक्सा हैलाइड केवल कौन बनाता है, जैसे SF6 ये एग्जिस्ट करता है, SFCl6 और SiI6 ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल फुलरीने जो है हेक्सा हैलाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा SF6 का होता है, उसके बाद SEF6 का होता है, उसके बाद TF6 का होता है। ध्यान रखें, ज्यादा स्टेबल होता है SEF6। ठीक है ना। SF होगा यहाँ या SF6 होगा, माने वॉल्यूम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, स्टेबिलिटी घटता है, यही से इसका ज्यादा। ठीक है, ये नहीं पढ़ना। अगला देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कि बाबू अगर इसमें SF4 SEF6 4 TF4 तो ये गैस अवस्था में यूज करता है, ये द्रव में, और ये सॉलिड है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। ठीक है ना। और इसका ज्योमेट्री जो होता है सीसा होता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है। एक लोन पेयर उपस्थिति की वजह से ये क्या करता है बाबू, ज्योमेट्री इसका सीसा होता है, सबका सीसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से बाबू क्या होता है, इसका सेट सीसा, ज्योमेट्री सीसा होता है, ज्यामिति सीसा होता है। अब देखिए अगर इसमें मतलब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो बाबू सल्फर सेलेनियम टेलोनियम इसका साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस जल अपघटन आसान होता है। तो यही बात लिखा है, एज साइज ऑफ एटम इंक्रीज स्टेरिक हाइड्रेट डिक्रीज एंड हाइड्रोलिसिस बिकम इजी, आराम से हो जाता है। ठीक है। अमंग टेट्राहैलाइड टेट्राफ्लोराइड आर मोस्ट स्टेबल। जो टेट्राफ्लोराइड होता है ना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, हेक्साहैलाइड से, है ना। चलो ये इसका रोल, ये सीसाओं को समझाया गया है। जो सीसाओं का जो स्ट्रक्चर होता है तो वह झुलवे के जैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना। तो झुलवा को यहाँ पर समझाया गया है ना, सीसा बोलते हैं उसको स्ट्रक्चर। अगला देखिए हम लोग अब जा रहे हैं पढ़ने कंपाउंड्स। ठीक है ना, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16। और कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, क्या होता है भाई, O2। अब इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे कि बनता कैसे। देखो ध्यान देना, जब धातु के कोलरेट को गर्म करो तो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, नाइट्रेट को गर्म करो तो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट को भी हीट करोगे ना तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी हीट किया जाए तो ऑक्सीजन गैस मिलेगा। वही चीज है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है KClO3 हीट कर रहे हैं तो O2 गैस मिल रहा है, साथ में बाई प्रोडक्ट KCl मिल रहा है। इसी प्रकार नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं KNO2 O2 मिल रहा है, KMnO4 को हीट कर रहे हैं तो O2 मिल रहा है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बाई प्रोडक्ट ये सब है। ठीक है ना। लेब में यही पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 उत्प्रेरक के उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं O2, ज्यादा मात्रा में O2 मिलते हैं अपेक्षाकृत इसके। ठीक है ना, ये लेब मेथड हो जाता है। ठीक है। और भी मेथड है कि H2O2 का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग।
K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो O2 गैस मिलेगा। KClO3 क्लोराइड को भी हीट करेंगे तो बाबू ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। इसी प्रकार बाबू अगर KClO3 ZnClO3 के वोल्ट वाइज क्लोराइड है तो भी ये ऑक्सीजन देगा, माने A C D सब ऑक्सीजन दे रहा है, माने कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। इसी प्रकार अगला सिंपल हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड को जनरली सिल्वर ऑक्साइड Ag2O HgO को अगर गर्म किया जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। Pb3O4 को भी गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। PbO2 से भी हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं। और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड MnO2 उत्प्रेरक के उपस्थिति में भी ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सबसे ज्यादा लार्ज स्केल में अगर ऑक्सीजन गैस हमको बनाना हो ना तो पानी का H2O का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है ना। H2O के हाइड्रोलिसिस से ना ऑक्सीजन गैस एनोड पर ज्यादा मात्रा में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर लार्ज स्केल में ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर इसको हमको प्राप्त करना हो, ध्यान दीजिएगा वो चीज जो एनोड कैथोड आपको पढ़ाए हैं ना हाइड्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही चीज है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2 जिसमें H2 गैस कैथोड पर रिलीज होता है, O2 गैस एनोड पर। तो अधिक मात्रा में बड़े पैमाने पर O2 गैस बनाना हो तो H2O के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला है साहब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जाहिर सी बात है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, है ना, रासायनिक गुण की बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ध्यान दीजिएगा जो ऑक्सीजन है धातु से भी अभिक्रिया करता है, अधातु से भी क्या करता है भाई, अभिक्रिया करता है। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए धातु से अभिक्रिया किया कैल्शियम से O2 तो क्या बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना लिया, है ना। एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके Al2O3 धातु के ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके MgO बना लिया। इसी प्रकार बाबू मेरे अधातु लिया जाए ना उससे भी अभिक्रिया करके ये क्या बना लेगा, अधातु के ऑक्साइड बना लेगा। तो जनरल बात है कि O2 डायरेक्टली रिएक्ट्स विद ऑल मेटल नॉन मेटल एक्सेप्ट सम मेटल Au प्लेटिनम Pt। मतलब सभी अधातु धातु से अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन, किसको छोड़कर, नोबेल मेटल जो होते हैं सिल्वर और प्लेटिनम इसको छोड़कर, है ना। When it combined with element reaction is exothermic, किसी भी एलिमेंट के साथ ये अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन तो बाबू वह रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, उष्माक्षेपी होता है, ठीक है। अब रिएक्शन आपके सामने दिया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ अधातु के साथ अभिक्रिया लेते हैं, देखिए कुछ अधातु के साथ अभिक्रिया कराया गया है यहाँ पर। तो कुछ अधातु से अभिक्रिया P4O2 से अभिक्रिया करके P4O10 बना लिया, है ना, अधातु के ऑक्साइड बना लिया है। देखिए कार्बन से अभिक्रिया करके CO2 बना लिया है, सल्फर से अभिक्रिया करके SO2 बना लिया है। रिएक्शन विद कंपाउंड, कंपाउंड से अभिक्रिया करके, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन SO2 से अभिक्रिया करके SO3 बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 उत्प्रेरक, और इसका आगे यूज भी है। इसी प्रकार HCl से अभिक्रिया करके O2 CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है ना, अभिक्रिया करके। जिस प्रोसेस को Cl2 इस विधि से जो बन रहा है इसको डेकेन्स प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना, डेकेन्स प्रोसेस, डेकेन्स प्रोसेस कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बाबू है अगला कंपाउंड के साथ अभिक्रिया, CrO2 किसी के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं जो प्लेटिनम और RH कैटलिस्ट और 500 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना, और 9 बार प्रेशर पर अभिक्रिया करके भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। जिस मेथड को क्या बोला जाता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोला जाता है, जो क्लास में बताया गया है नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन में, प्रोडक्शन में, ओस्टवाल्ड मेथड। जिंक सल्फाइड से अभिक्रिया करके ZnO, यहाँ ZnSn नहीं होगा, ZnO प्लस SO2 बनाता है। इसी प्रकार मीथेन का बर्निंग होता है, दहन होता है तो CO2H2 होता है। तो बहुत सारे मतलब ऑक्सीजन मेटल से भी अभिक्रिया करता है, नॉन मेटल से भी अभिक्रिया करता है, और कुछ कंपाउंड से, बहुत सारे कंपाउंड से भी ये अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होगा। अब इनके ऑक्साइड की बात करेंगे बाबू मेरे, तो ऑक्साइड ये जो है
ये धातु के भी ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु के भी ऑक्साइड बनाते हैं। तो कुछ धातु के ऑक्साइड बाबू बेसिक नेचर के होता है, कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होता है और कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर के होता है। ठीक है ना, तो वही चीज है बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना, आर कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑक्साइड होंगे, सिंपल होगा, एक मिक्स होगा। सिंपल में एसिडिक हो सकता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, मिक्स। अब बारी बारी से सबको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं सिंपल ऑक्साइड, ध्यान से देखिए। तो वो जाहिर सी बात है, सिंपल ऑक्साइड में पहला आता है बेसिक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड। जनरली धातु के ऑक्साइड अगर हैं उसको वाटर में डिजोल्व किया जाए तो वह बेसिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है, क्षार बना लेते हैं। और जनरली धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है ना, तो वही चीज लिखा गया कि एन ऑक्साइड इज सेड टू बी बेसिक इफ इट कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म बेस। मतलब कि वे ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करके भस्म बेस का निर्माण करते हैं, उसको बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। ग्रुप फर्स्ट ए अल्कली मेटल, ग्रुप सेकेंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़कर, है ना। इनके जो ऑक्साइड होते हैं या इनके जो ऑक्साइड होते हैं जल में घुलकर बेस ही बनाते हैं। तो वही बात लिखा गया, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़कर, एंड ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। एग्जांपल Na2O, सोडियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH के वोल्ट वाइज, जो कि पानी में डिजोल्व होकर बेस बनाया है ना। तो इसका ये चीज है बाबू। अब जनरली मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह जनरली क्या होता है? सामान्यतः क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है। अगला देखिए, सिंपल ऑक्साइड में अगला आ रहा है एसिडिक ऑक्साइड। अधातु के जितना ऑक्साइड है सब क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड। माने वे ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल बना लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? एसिडिक ऑक्साइड। माने एन ऑक्साइड विच कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, है ना। जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, है ना। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। एग्जांपल में SO2, Cl2O7, CO2, N2O5, है ना। तो ये ध्यान रहे कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वह क्या होते हैं? अम्लीय नेचर के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर सम मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एसिडिक नेचर। कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले धातु के ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होते हैं, जैसे Mn2O7, CrO3, ठीक है ना। आगे देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत कम है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया कर ले। माने अगर मान लीजिए अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो ये एसिड से अभिक्रिया करने जाएगा ना तो ये बेस बन जाएगा। अगर ये बेस है तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपका क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। माने एसिड बेस रिएक्शन ही होता है, जहां पर एसिड के सामने बेस की तरह व्यवहार करता है, बेस के सामने एसिड की तरह व्यवहार करता है। माने ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। एग्जांपल N2O3 लिया गया। इसके अलावा जेने में बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। देखिए N2O3 HCl H2 से क्रिया करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया, मतलब ये HCl से भी क्रिया करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, और NaOH जो कि बेस है क्रिया कर रहा है कि नहीं। तो जो एसिड और बेस से अभिक्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड जो ना एसिड से अभिक्रिया करता है और ना ही बेस से, जो एसिड या बेस दोनों में किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस। एग्जांपल में CO, NO, N2। ये ध्यान रहे तीनों एग्जांपल, ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिए। अब देखो मिक्स ऑक्साइड, बड़ा रोचक है ये मिक्स ऑक्साइड। बाबू वे मेटालिक ऑक्साइड, जो सिंपल मेटालिक ऑक्साइड जो कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका Fe3O4 है, ये जो वो बना है ना बाबू, ये जो बना है ये FeO और प्लस Fe2O3 से बना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है ये, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये मिक्स ऑक्साइड है। इसी प्रकार Pb3O4 है, ठीक है ना, ये भी क्या होता है? मिक्स ऑक्साइड होता है ना। आपके सामने ये सब एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मिक्स ऑक्साइड था, ठीक है ना। अब अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ओजोन के बारे में,
ठीक है ना। अगला कंपाउंड ऑक्सीजन के बाद क्या पढ़ेंगे, ओजोन। ये ओजोन क्या होता है, मतलब अब देखिए पढ़ ही लेते हैं, कुछ समय की बात है, ठीक है ना। अब देखिए ओजोन O3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। सबसे पहला चीज जो ओजोन होता है ना, वो एलोट्रोपिक फॉर्म होता है ऑक्सीजन का, माने यह O2 का अपरूप होता है। ओजोन क्या होता है बाबू, O3 क्या होता है, O3 क्या होता है, O2 का अपरूप होता है। ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। जो ओजोन है O3 है, ये आपके एटमॉस्फेयर जो अर्थ है ना, इससे कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर से ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, ओजोन, ठीक है। अच्छा, इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, माने कि अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित। जो सूर्य किरण अल्ट्रावायलेट आता है उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, जो हमारे मतलब हमारे तक नहीं पहुंच पाता है ना। तो ये चीज मतलब कि आप ये समझ गए। चलिए अब इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन में जब ऑक्सीजन O2 के साइलेंट इलेक्ट्रिक कट किया जाए, ठीक है ना, डिस्चार्ज किया जाए, है ना, तो O3 बनता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे बाबू, जो ओजोन के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं O2 से, तो वो 10% बनता है। जब इसका साइलेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ा जाता है, तो ओजोन मिलता है, O3 मिलता है। लेकिन 10% ओजोन मिलता है, O3 10%, बाकी पे क्या होता है, 90% तुम्हारा ऑक्सीजन होता है और 10% क्या होता है, ओजोन होता है। इसीलिए तो इसको ओजोनाइड ऑक्सीजन कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ओजोनाइड ऑक्सीजन कहा जाता है। और इसका डेल्टा H जो होता है प्लस 142 किलोजूल पर मोल होता है। डेल्टा H इसका निगेटिव नहीं होता क्योंकि ये अवशोषण है ना, ये जो अभिक्रिया है इसको एनर्जी देना पड़ता है ना। चलिए इसको अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यह बुल्लू गैस होता है, हल्का बुल्लू, पेल येलो, पेल बुल्लू गैस होता है ना, पेल ब्लू गैस होता है, हल्का पीले गैस होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है ना। इसका जो स्मेल होता है वो क्या होता है, गंध होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फीसी स्मेल होता है, फीसी स्मेल। मछली का जो क्राइन बदबू देता है उसी टाइप का इसका क्या होता है, स्मेल होता है, ठीक है ना। इन स्मॉल कंट्रक्शन इट इज हार्मलेस। बाबू अगर ये ज्यादा कंसंट्रेशन में हो, कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखा गया, अगर ये ज्यादा मात्रा में रहेगा ना, हाई कंसंट्रेशन में रहेगा, तो O3 बाबू पॉइजनस नेचर का होता है, जो हार्मफुल, हानिकारक होता है। इतना जानो कि पोटेशियम साइनाइड से भी क्या होता है, वो ज्यादा जहरीला होता है जब इसका कंसंट्रेशन लार्ज रहे, ज्यादा रहे तो। लेकिन ध्यान रहे कंसंट्रेशन एवं 100 ppm, अगर उससे ज्यादा रहे तो इसका है कि जब 100 ppm से ज्यादा इसका कंसंट्रेशन रहे ना O3 का, तो बहुत खतरनाक पॉइजन हो जाता है, ठीक है ना। इट इज डार्क ब्लू लिक्विड एंड वायलेट ब्लैक सॉलिड, है ना। अगर लिक्विड फेज में बात करें तो ये डार्क ब्लू हो जाता है, और गैस फेज में बात करें तो ये हल्का ब्लू कलर का होता है, और लिक्विड फेज में ये गाढ़ा ब्लू कलर का हो जाता है, लेकिन सॉलिड फेज में ये वायलेट ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो इसका ये क्या था भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला है केमिकल प्रॉपर्टी। इसके डिकम्पोजिशन की बात करें तो जाहिर सी बात है O3 डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, O2 देगा, जिसका डेल्टा H क्या होगा, निगेटिव, है ना, हीट रिलीज होगा, निगेटिव होगा। डेल्टा S नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें बढ़ेगा, देखो यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, तो डेल्टा S एंट्रोपी बढ़ रहा है, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा G क्या होगा, जब डेल्टा S पॉजिटिव तो डेल्टा G क्या होता है, निगेटिव होता है। O2 और O3 में सबसे ज्यादा स्टेबल O2 होता है, थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली बाबू ध्यान रहे, O2 ज्यादा स्टेबल होता है O3 से, यहाँ पर बात लिखा गया, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एज कंपेयर टू O2, है ना। चलिए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एज कंपेयर टू O2, माने O3 ज्यादा स्टेबल होता है किससे, O2 से, थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, ठीक है। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए बाबू। केमिकल प्रॉपर्टीज में ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है, माने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि बाबू ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकंड ओनली टू
F2 only to F2 because it liberate nascent oxygen। देखो F2 को छोड़ दिया जाए तो O3 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि बाबू ये ना नवजात ऑक्सीजन देता है। वो जो दे रहा है ना इसको बोलते हैं नॉसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होता है F2 से कम होता है। ठीक है ना, एग्जांपल में है PbS है, देखिए इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है PbSO4 में। ठीक है, अगला देखिए इसमें अगर ओजोन की अभिक्रिया Ki के अधिक मात्रा में अगर इसकी कराया जाए तो वो I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है? I2 में ऑक्सीडाइज। ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये O3 है कि I माइनस में है, देखो इसको I2 में क्या कर दिया है? ऑक्सीडाइज कर दिया गया। तो व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन, है ना, बफर विथ ए बोरेट बफर, माने जिसका pH इतना हो, I2 इज लिबरेटेड व्हिच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, है ना। मतलब ये पोटेशियम आयोडाइड को I2 में क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। अब इसके बबू स्ट्रक्चर की बात की जाए, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ O3, तो O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखिए O3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, O डबल बॉन्ड, O सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकते हो यहाँ, है ना। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ उठ के आ जाएगा, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर O बॉन्ड लेंथ R आइडेंटिकल होता है। कितना होता है ये बॉन्ड लेंथ? अब 120 पिकोमीटर होता है। बॉन्ड एंगल लगभग 117 डिग्री होता है, ध्यान रहे। इसका यूज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नोट यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, कंबाइन रैपिडली विथ O3 एंड डिप्लेट इट फ्रॉम सुपरसोनिक जेट प्लैनेट। मतलब जो तुम्हारा सुपरसोनिक जेट प्लैनेट होता है फाइटर, उससे जो रिलीज होता है बाबू नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, देखिए O3 से क्रिया करके O2 में विघटित कर देता है, अपने ऑक्सीडाइज हो जाएगा NO2 में। तो जाहिर सी बात है जो डिप्लेशन लेयर है O3 का, ओजोन परत जो है वह क्या होगा? नष्ट होगा, खत्म होगा, जिससे जो खतरनाक किरणें आसानी से क्या हो सकती है? यहाँ धरातल तक पहुँच सकती है। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए क्या है बाबू? हार्मफुल है, जो ओजोन परत को क्या करता है? ये नष्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगला है एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप। ठीक है ना, सल्फर के क्या है? एलोट्रॉप। तो सल्फर के एलोट्रॉप की बात की जाए तो सल्फर फॉर्म न्यूमरस एलोट्रॉप्स, है ना। अब इतना हो गया ना, अब इसमें सल्फर के एलोट्रॉप जो होता है वह अल्फा होता है, बीटा होता है। इसको अब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप कंप्लीट करें।